चलिए यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सी के अंतर्गत टोकन्स। देखिए टोकन्स होती क्या है, टोकन्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं बताता हूं, जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम उसको सीखने से पहले जो है बेसिक चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें अल्फ़ाबेट की, जो लैंग्वेज है उसमें अल्फ़ाबेट जानते हैं, कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट उसके मिलाकर जो है वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलाकर हमारे सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से मिलाकर पूरा पैराग्राफ बनता है। उसी प्रकार अगर बात करें हम सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। और प्रोग्राम जो होता है बहुत सारी चीज़ों का जो है मिक्स्ड रूप से अगर देखें तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ हमको आइडेंटिफायर्स देखने को मिलते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स देखने को मिलती है, कांस्टेंट, इन सभी से मिलकर हमारा जो है एक एक्सप्रेशन बनती है और एक्सप्रेशन से मिलकर क्या बनती है, एक स्टेटमेंट बनती है और स्टेटमेंट से मिलकर बनता है प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की सबसे बेसिक जो इकाई होती है, जैसे कि कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर हो गए, स्पेशल सिंबल, जो भी यहाँ पे यूज होते हैं प्रोग्राम में, उन सभी को हम यहाँ पे बोलेंगे टोकन्स। तो टोकन्स होती क्या है आप समझ गए, जो प्रोग्राम है उसकी सबसे आधारभूत इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है। तो टोकन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कीवर्ड देखने को मिलेंगे आपको, उसके अलावा आइडेंटिफायर्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रिंग देखने को मिलेगी, ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे, कांस्टेंट देखने को मिलेंगे, इसके अलावा स्पेशल सिंबल। तो इन सभी को जो अगर मिलाकर बात करें तो यहाँ पे हमको बन के देखने को मिलता है प्रोग्राम। मतलब ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे सपोर्ट करती है प्रोग्राम बनाने के लिए। तो आप समझ गए होंगे टोकन का मतलब क्या है। टोकन का मतलब सबसे बेसिक यूनिट जो प्रोग्राम बनाने में सहायक होती है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी चीज़ों को। तो जैसे कि एक बार और देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम क्या रहता है, हर एक लाइन एक प्रकार से एक स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट किससे मिलकर बनी होती है, वर्ड। यानी कि वर्ड जो होते हैं एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। तो ये सभी क्या है, एक बेसिक इकाई है। इन बेसिक इकाई को ही हम क्या बोलेंगे, सी लैंग्वेज के अंतर्गत टोकन्स बोलेंगे। इसके अलावा टोकन जो है सबसे छोटी इकाई होती है किसकी, लैंग्वेज की, जो कि प्रोग्राम बनाने में यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश में हम सबसे छोटी यूनिट जो है अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर सीखते हैं, उससे वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से मिलाकर हमारा पैराग्राफ बनता है। जिस तरह हम बिना किसी वर्ड के, यानी कि इंग्लिश की लैंग्वेज की अगर बात करें, बिना किसी अल्फ़ाबेट या वर्ड के हम जो है पूरा पैराग्राफ या पूरा सेंटेंस नहीं बना सकते, उसी प्रकार सी लैंग्वेज में हम जो है बिना टोकन के यहाँ पे प्रोग्राम बनाना असंभव है। इसलिए टोकन का अपने आप में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाता है टोकन सी लैंग्वेज के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पे हम जो है सी लैंग्वेज के अंतर्गत कुछ टोकन्स है, जैसे कि कीवर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे कीवर्ड्स का ओवरव्यू अगर देखें तो कीवर्ड्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि पहले से डिफाइन होती है। पहले से क्या होती है, डिफाइन होती है। अब पहले से डिफाइन का मतलब क्या है, इनकी परिभाषा आपको लैंग्वेज में पहले से देखने को मिलेगी। जैसे कि देखिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो प्रोग्राम में, यहाँ पे हम देखें तो प्रोग्राम में जो है पहले से इनकी डेफिनेशन होती है। जैसे ब्रेक है, ब्रेक हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत ब्रेक यूज करते हैं, तो ब्रेक जो है पहले से डिफाइन होता है। इंट एक डाटा टाइप है, ये इंट है मतलब इंट है, इसका नाम चेंज नहीं होगा, इंट इंट ही रहेगा। इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का कीवर्ड्स है। फ्लोट जो है फ्लोट ही रहेगा, यानी कि ये भी कीवर्ड है। इसके अलावा आप देखें तो ऑटो है, स्टैटिक है, ठीक है। इसके अलावा जो इफ़ है, प्रिंट है, ये सारी चीज़ जो है हम देख सकते हैं जो पहले से डिफाइन होती है, जिनके नाम का हम कोई अलग वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। अब बात आती है आइडेंटिफायर्स की। तो आइडेंटिफायर्स के अंतर्गत वेरिएबल भी आ सकते हैं, फंक्शन का नेम भी आ सकता है। तो ये सब क्या है, आइडेंटिफायर है। अब आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जब हम काम करते हैं किसमें, सी लैंग्वेज के अंतर्गत, तो हमको जो है उस डाटा पर काम करने के लिए उसको एक जो है स्टोर करना होता है, उसको एक जगह, उस जगह को स्टोर करते हैं, मतलब जहाँ पे उसको स्टोर करते हैं उस जगह को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं देखूं, अगर आपको कोई पर्सन को बुलाना है तो हम बुलाते हैं राम, श्याम, मोहन या फिर और कोई नाम से हम बुलाते हैं। यदि हम उसका नाम ना रखें तो क्या होगा, हम नाम नहीं रखेंगे तो उसको इंसान कहकर बुलाएंगे तो ये अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका नाम रखते हैं। उसी प्रकार डाटा को डाटा कहकर नहीं बुलाएंगे, हम उसका एक नाम दे देंगे और नाम जो होता है उस लोकेशन को दर्शाता है जहाँ पर डाटा स्टोर हुआ। मान लीजिए एक सेल में, मेमोरी के अंतर्गत सेल में ये 2 स्टोर हुआ है, तो 2 का एक जो है नाम दे दिया हमने, 2 का नाम क्या दे दिए, ए। तो ए क्या हो गया, एक जो है आइडेंटिफायर हो गया। इसी प्रकार कोई काम कर रहा है, जैसे प्लस का एक फंक्शन बनाना है, तो प्लस के फंक्शन को एक नाम दे दी हमने सम, और जब भी हम सम को बुलाएंगे प्लस का काम मतलब जो है सम यहाँ पे जोड़ का काम करेगा, तो सम क्या है, सम एक आइडेंटिफायर है। यानी कि आइडेंटिफायर आप समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक जो है नाम देते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन का नाम सम हो गया, कोई वेरिएबल का नाम नम, ए, बी, इस प्रकार हम दे सकते हैं, तो इनको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। आगे हम विस्तार से देखेंगे। फिर बात करेंगे कांस्टेंट की।
तो जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसके अंतर्गत वेरिएबल भी आते हैं, और वेरिएबल जैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट देखने मिलते हैं, परंतु कांस्टेंट की एक चीज़ ये है कि जब ये डिफाइन किए जाते हैं तभी इनको वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर ली जाती है, और जो वैल्यू प्रोवाइड कर ली जाती है उसको बोला जाता है एक तरीके से लिटरल। ठीक है, लिटरल क्या होते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है इनिशियलाइज होते समय, मतलब डिफाइन होते समय ही इनिशियलाइज कर दिए जाते हैं, जबकि वेरिएबल में क्या होता है, जब डिफाइन किए जाते हैं वहाँ इनिशियलाइज करने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती, यानी कि हमारी जो है हमारी इच्छा के ऊपर यहाँ डिपेंड करता है। तो हम इसके बारे में भी देखने वाले हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब होता है कैरेक्टर्स का समूह। कैरेक्टर्स मतलब जैसे जावा लिखा, तो जावा लिखा, तो जावा में देखिए आप JAVA, ये क्या है, जे ए अपने आप में एक कैरेक्टर है, यानी कि कैरेक्टर के ग्रुप में क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गई, और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और एक होता है कैरेक्टर भी होता है, इसी का छोटा रूप कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर, जैसे सी लिखा तो सी को हम डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं और सी को सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये तो बात करें हमने स्ट्रिंग की। उसके बाद है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स का मतलब होता है, देखिए जो ए और बी जो लिए हमने, ये तो आइडेंटिफायर्स हो गया, परंतु इनको एक दूसरी भाषा में इनको ऑपरेंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑपरेंड। ठीक है, तो ऑपरेंड यहाँ पे बोले हमने, और ऑपरेंड को जो है मैनिपुलेट करने का काम, जैसे ऑपरेंड ली हमने ए बी, तो ओ ए और बी को जो है प्लस करने का काम कौन करेगा, देखिए प्लस। ठीक है, ये सिंबल जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको। तो जब भी कोई टास्क को परफॉर्म करना है तो एक सिंबल का यूज़ किया जाता है, इसी सिंबल को हम यहाँ पे बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये बेसिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर इन्हें बोलते हैं हम। ठीक है, तो ऑपरेटर आप समझ गए, ऑपरेंड को मैनिपुलेट करता है, यानी कि ऑपरेंड में कोई भी अगर गणना करना है तो उनको करने के लिए, कैलकुलेशन करना तो उनको यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। फिर समय समय पर कुछ स्पेशल सिंबल की जरूरत पड़ती है। स्पेशल सिंबल का मतलब जैसे कि ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, उसके बाद करली ब्रैकेट हो गया, हैश का निशान हो गया, ये सभी यूज़ करेंगे। एम्परसेंट हो गया, ये सारी चीज़ हम जो है आगे देखने वाले हैं विस्तार से। तो ये जो सभी चीज़ें मिलकर एक प्रोग्राम का निर्माण करती है, और इसलिए इनको जो बोला जाता है पर्टिकुलर एक को टोकन। ठीक है, और यहाँ पे टोकन से मिलकर ही हमारा सी का प्रोग्राम बनता है। अब सबसे पहला बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स मैंने बताया, जब जिसकी डेफिनेशन पहले से डिफाइन होती है, यानी कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन में कुछ वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स में जो होते हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से दे दी जाती है, या प्री डिफाइन होती है, या फिर वो रिजर्व वर्ड कहलाते हैं। तो रिजर्व वर्ड जो होते हैं वो कहलाते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, प्री डिफाइन होते हैं, इनका अपना एक अलग महत्व या विशेषता होती है। कीवर्ड्स प्री डिफाइन या रिजर्व वर्ड होते हैं, इसका यूज जो है वेरिएबल के नाम के रूप में नहीं किया जा सकता, यानी कि जो डेफिनेशन, जो शब्द की डेफिनेशन पहले से दे दी गई है, उनको बाद में जब अगर हम आइडेंटिफायर या वेरिएबल लेते हैं, तो वेरिएबल के रूप में जब हम ए बी सी या जो भी देते हैं, तो ये जो हम नाम दे रहे हैं वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर रूल्स है। तो कीवर्ड्स जो कि पहले से डिफाइन होते हैं रिजर्व वर्ड कहलाते हैं, प्री डिफाइन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद कीवर्ड का यूज किसी वेरिएबल के नाम के रूप में करते हैं तो क्या होता है, एरर आ जाएगी, मतलब वो अलाउ नहीं करेगा सी लैंग्वेज। ठीक है, और कीवर्ड्स का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, यानी कि इसके अर्थ को बदला नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है, जब पहले से डिफाइन होता है तो इसके अर्थ को हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते, और सभी कीवर्ड्स का अर्थ जो है कंपाइलर को पहले से पता होता है, यानी कि रिजर्व वर्ड होते हैं तो सिंपल सी बात पहले से यहाँ पे पता होगा। इसके अलावा यहाँ देखिए सी लैंग्वेज के अंतर्गत कुल हमको 32 कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं। 32 कीवर्ड्स जो है सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, और इनको जो है हमेशा लोअर केस मतलब स्मॉल केस में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए एक लिस्ट है, आप देखिए एक टेबल में आपको दिख रहा है, जैसे कुछ कीवर्ड्स है, जैसे ऑटो है, ब्रेक है, केस, केयर, कॉन्स्ट भी एक कीवर्ड है जो कि कॉन्स्टेंट में यूज़ किया जाएगा, कंटिन्यू एक स्टेटमेंट, डिफ़ॉल्ट है, डू है, डबल, इसके अलावा एल्स देख सकते हैं, एनुमरेटर जो होता है एनम नाम से होता है, एक्सटर्न जो वेरिएबल के रूप में यहाँ देखने को मिलता है, इसके अलावा शॉर्ट है, फॉर, गो टू, इफ है, इसके अलावा इंट है, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, फ्लोट, साइंड, साइज ऑफ होता है, स्टैटिक होता है, स्ट्रक्चर में यूज़ होगा, इसके अलावा स्विच एक स्टेटमेंट के रूप में यूज़ होगा, टाइप डेफ है, यूनियन भी एक हम देखेंगे स्ट्रक्चर और यूनियन के अंतर्गत, अनसाइंड इंटीजर में यूज़ होता है, वॉइड एक डेटा टाइप है जो कि ब्लैंक होता है, वॉलेटाइल होता है और बाइल होता है। ये सभी क्या है, ये सभी सी लैंग्वेज के अंतर्गत यूज होने वाले जो है क्या, यहाँ देखिए हर एक लाइन में आपको 8 देखने को मिलेंगे, तो 4 लाइन मिलाकर कितने होगा 32, यानी कि सी लैंग्वेज के अंतर्गत 32 कीवर्ड्स यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो हम जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो इन सभी कीवर्ड्स का जो है कहीं ना कहीं यूज़ होगा हर एक प्रोग्राम में। तो हम धीरे धीरे जो है एक एक करके सबको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। जब हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज के अंतर्गत सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं एक एक करके। अब देखिए मैं एक प्रोग्राम समझाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने इसके पहले आपको आईडी जो है, आईडी क्या होता है वो समझाया था,
ठीक है, और आईडी को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी बताया था, और इंस्टॉल करने के बाद हम जो है उसका यूज़ कैसे करते हैं ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। फिर भी हम जो है नए सिरे से यहाँ पे आईडी यूज़ करेंगे और यूज़ करके जो है उस प्रोग्राम को बनाना यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को पहले आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले, ये मैंने पहले आपको समझाया नहीं था प्रोग्राम को, तो अभी मैं प्रोग्राम पूरा समझाता हूँ, ध्यान से इसको समझिए आप। तो सबसे पहली लाइन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन में आपको क्या दिया है, यहाँ दिया है आपको हैज़ का निशान। हैज़ का निशान जो होता है एक स्पेशल सिंबल है, और इंक्लूड क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। तो कीवर्ड तो है, परंतु यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंतर्गत इसको यहाँ पे हम देखें तो हमने गिने नहीं है, परंतु यहाँ देखिए इंक्लूड, हैज़ इंक्लूड किसके लिए यूज़ होता है, हैज़ इंक्लूड जहाँ भी लगा है इसका मतलब है कि उसके आगे जो भी लिखा जा रहा है, उसके आगे जो भी लिखा जा रहा है वो उसका मतलब क्या है, वो है यहाँ पे, यहाँ देखिए जो हैज़ लिखे हैं, हैज़ तो एक सिंबल हो गया मतलब स्पेशल सिंबल, और इंक्लूड एक कीवर्ड टाइप हो गया, और जो आगे लिखे हैं तो इंक्लूड लगा है, इसका मतलब जो आगे लिखे हैं वो प्रोग्राम में यूज़ होने वाला है। तो ये क्या है, एक हेडर फाइल है। तो जब भी हेडर फाइल को जोड़ना है तो किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ इंक्लूड का। तो अब हेडर फाइल का नाम आपको पता होना चाहिए। हेडर फाइल का नाम क्या लिखे हमने, stdio। stdio का मतलब होता है, std का मतलब स्टैंडर्ड, और io का मतलब इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब होता है उसका एक्सटेंशन, यानी कि हेडर फाइल बोल रहा है .h लगा है। और एक्सटेंशन आप समझते होंगे, एक्सटेंशन मतलब जो फाइल होती है, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या लगते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन का यहाँ पे कंप्यूटर में यूज़ होता है। तो हर एक फाइल का अपना एक अलग एक्सटेंशन होता है, तो हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .h, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो स्टैंड मतलब जो फाइल है, कौन सी हेडर फाइल हम यूज़ कर रहे हैं, तो इंक्लूड तो आपका समझ में आ गया, एक कीवर्ड हमने हैज़ इंक्लूड लिए, और लेस देन लिए, और ग्रेटर देन, इसके अंदर लिखना हमको हेडर फाइल। कैसे, यहाँ देखिए कौन io.h लिखे, कौन का मतलब होता है कंसोल, और io का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और .h तो हेडर फाइल हो गई। अब दोनों का मतलब समझाता हूँ। तो देखिए जब भी हमको प्रिंट एफ और स्कैन ऐप, प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप का यूज़ करना, तो देखिए हमने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं प्रिंट ऐप लिए होंगे। देखिए प्रिंट ऐप लिए हैं और एक स्कैन ऐप भी लिए हैं। तो जब भी प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप का यूज़ करना है, इसका मतलब है कि उसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी होगी, हेडर फाइल में। तो हेडर फाइल का यूज़ क्यों करते हैं प्रोग्राम में, आप समझ गए। हेडर फाइल का मतलब होता है ऐसी फाइल जिनके अंतर्गत जो प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं हम स्टेटमेंट या जो भी कीवर्ड, उनकी डेफिनेशन लिखी रहती है हेडर फाइल में। अगर हम हेडर फाइल नहीं लिखते मान लो, तो ये जो है यहाँ पे एरर बताएगा, क्योंकि प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप को जो प्रोग्राम है वो पहचानता ही नहीं है। प्रोग्राम उसको पहचानेगा कब, मतलब कंपाइलर उसको कब पहचानेगा, जब यहाँ पे आपकी फाइल यहाँ पे जुड़ी होगी। इंक्लूड से हमने std यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जोड़ ली हेडर फाइल को, तो प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप की डेफिनेशन पता चल गई। प्रिंट ऐप का यूज़ किस लिए किया जाता है, स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करने के लिए, और स्कैन ऐप का यूज़ क्यों जाता है, स्कैन ऐप का यूज़ किया जाता है इसके द्वारा जो एंटर किया गया है उसको इनपुट लेने के लिए। मतलब एक प्रकार से आउटपुट का काम कौन करता है, प्रिंट ऐप, और इनपुट का काम कौन करता है, स्कैन ऐप, ठीक है। तो स्कैन इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सा यूज़ होता है, stdio.h, परंतु कहाँ, जब हम प्रोग्राम में लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और ली हमने, कौन io.h, कौन मतलब होता है कंसोल। अब कंसोल का मतलब आप समझ गए होंगे, कंसोल मतलब होता है ऐसी विंडो जहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ होता है। तो हम ब्लैक विंडो देखते हैं ना, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या आता है, ब्लैक विंडो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कंसोल बोलेंगे। और कंसोल में इनपुट आउटपुट का यूज़, देखिए कंसोल में भी इनपुट आउटपुट है। इसका मतलब है कि जब हम रन करें तो रन करते बराबर हमारी जो स्क्रीन है खाली मिलना चाहिए, यानी कि CLR और SCR का उपयोग जो किया जाना है उसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी है, कौन io.h में। और एक और जो प्रोग्राम मतलब एक और getch दिया है, देखिए getch, और getch की डेफिनेशन कहाँ लिखी, कौन io.h। अब CLR SCR क्या करता है, जब भी प्रोग्राम रन हो तो स्क्रीन हमारी क्या मिले, क्लियर मिले, ठीक है। तो CLR SCR यूज़ होता है। इसके अलावा getch, तो getch का यूज़ क्यों किया जाता है, जब हमारा काम खत्म हो गया और अब हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो की प्रेस करने के बाद हमारे सोर्स कोड में हम वापस आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए getch यूज़ होता है। इसके अलावा जब हमने देव C++ या कोड ब्लॉक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको इंक्लूड stdio.to यूज़ करते हैं हम, परंतु इंक्लूड कौन io.h यूज़ नहीं करते। और जब ये यूज़ नहीं करेंगे तो CLR SCR भी वहाँ यूज़ नहीं होता और getch भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है किसकी, एक फंक्शन की। तो अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन, अब हम प्रोग्राम में फंक्शन नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर उसी जगह को पहचानता है कहाँ पे, जहाँ मेन फंक्शन है। यानी कि जब भी रन होगा प्रोग्राम में वो मेन फंक्शन ही रन होगा। और मेन फंक्शन को हम इसी नाम से डिफाइन करते हैं हमेशा, और उसके साइड में पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल जो ब्रैकेट है वो लगाना जरूरी होता है, ठीक है। और उसके आगे हमने देखिए वॉइड ली है। अब वॉइड के बदले में क्या हो सकता है, इंट भी हो सकता है।
तो देखिए वॉइड एक डेटा टाइप है, इंट भी एक डेटा टाइप है। तो यहाँ पे इंट और वॉइड जो है ये डिफाइन करते हैं कि रिटर्न वैल्यू लेता है कि नहीं। तो रिटर्न अगर लेता है इंट टाइप का तो यहाँ इंट लगा सकते हैं, और यदि हमको पता नहीं है कि क्या वैल्यू रिटर्न लिया जाएगा, किस टाइप की लिया जाएगा, तो हम वॉइड लगाते हैं। ठीक है, वॉइड हम हमेशा ही लगाएंगे, क्योंकि वॉइड हमारे लिए ज़्यादा अच्छा क्यों रहता है, क्योंकि हम यहाँ रिटर्न अगर नहीं देते हैं तो भी वॉइड यहाँ काम करेगा। यानी कि यदि मेन फंक्शन रिटर्न ले रहा तो ठीक है, नहीं ले रहा तो ठीक है, उसके लिए हम वॉइड मतलब होता है ब्लैंक डेटा टाइप। ठीक है, इसका कोई टाइप नहीं होता, और ये डेटा टाइप हमेशा फंक्शन में ही लिया जाता है। इसका मतलब है कि आप वेरिएबल में वॉइड डेटा टाइप यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ जो करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा एंड होगा, मतलब जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन की पूरी बॉडी इस करली ब्रैकेट से स्टार्ट होकर यहाँ तक चलेगी। ये देखिए, तो इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो सारी चीज़ किसकी कहलाएगी, मेन फंक्शन की, और रन भी कौन सा होगा, मेन फंक्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं इंट, तो जैसे मैंने बताया देखिए वॉइड एक प्रकार का कीवर्ड है, आप समझ गए होंगे। इंट भी एक प्रकार का कीवर्ड है। देखिए इंट कीवर्ड है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पहले से डिफाइन होता है। A B C ये वेरिएबल के नाम है, यानी कि आइडेंटिफायर्स है। तो वेरिएबल के नाम क्या हो सकते हैं, जो कीवर्ड के नाम ना हो, और वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होते हैं, उनकी मतलब जो रूल्स है वो भी हम देख लेंगे। तो हमने 3 वेरिएबल यहाँ लिए, और स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ हमने सेमीकोलन लगाया है। ये देखिए हर एक लाइन में हमारा सेमीकोलन दिखता होगा। अब सेमीकोलन का मतलब क्या है, जो लाइन एक ही लाइन में, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है वो एक ही लाइन में अगर टर्मिनेट हो जाती है तो उसका मतलब है कि हमने सेमीकोलन लगा दिए। तो सेमीकोलन कहाँ लगाते हैं, टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि इस लाइन में क्या करें हमने, वेरिएबल डिक्लेरेशन करें। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारा यहाँ आया सी तक, 3 वेरिएबल लिए हमने, और ये हमारा काम खत्म। काम खत्म का मतलब सेमीकोलन लगाना जरूरी है, और सेमीकोलन लगा दिए, इसका मतलब है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की जो लाइन है टर्मिनेट हो चुकी है। अब CLR क्या कर रहा है, स्क्रीन को खाली करने का काम कर रहा है रन टाइम पे। तो इसका काम भी कहाँ तक, ये फंक्शन है, तो फंक्शन को हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर मतलब जो है आप पैरेंथेसिस लगाओगे और सेमीकोलन लगाओगे, मतलब फंक्शन का काम यहाँ पे खत्म होगा। जब फंक्शन डिफाइन करते, देखिए मेन फंक्शन के साइड में हमने क्यों लगा है, क्योंकि मेन फंक्शन हम जो है अभी डिफाइन कर रहे हैं। जब इसको कॉल करेंगे तो कॉल तो ये होगा नहीं, तो जब भी कोई फंक्शन बनाया जाता है तो वहाँ पे पैरेंथेसिस के साइड में सेमीकोलन नहीं लगेगा, परंतु जब उसको कॉल किया जाता है तो उसको सेमीकोलन से लगाया जाता है। और ये जो है इंक्लूड किया जा रहा है, इसलिए यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा, क्योंकि इनका काम खत्म हो रहा है। क्या देखिए, मेन का काम जो है एक लाइन में खत्म नहीं हो रहा है, इतनी सारी लाइन मेन के अंदर का लिखी जा रही है, इसलिए मेन के साइड में हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर इनपुट किए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए डबल कोट के अंदर हम क्यों ले रहे हैं, डबल कोट के अंदर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको ऐसे कि ऐसा प्रिंट कराना है, कहाँ पे, स्क्रीन पर, और 2 नंबर इनपुट करना है, और /n का लगाया है। इसका मतलब है कि ये जो है, ये क्या है, एक प्रकार से एक्स्ट्रा चीज़ है लाइन को जो है ब्रेक करने के लिए, मतलब न्यू लाइन में लेकर आएगा। ठीक है, जो भी नंबर एंटर करेंगे हम, एंटर कर मतलब न्यू लाइन आएगी, फिर एंटर करेंगे तो न्यू लाइन आ जाएगी। और जब 2 नंबर इनपुट किए जाएंगे, मतलब यहाँ पे एंटर किए जाएंगे, तो उनको दोनों को कहाँ ले जाना चाहिए, स्कैन ऐप एक प्रकार का प्री डिफाइन है, प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप। तो प्रिंट ऐप होता है यूज़ किसके लिए, आउटपुट के लिए, और स्कैन ऐप होता है इनपुट के लिए। तो जब 2 नंबर हमने इनपुट करा है, कौन कौन से, मान लीजिए हमने 20 और 30 यहाँ पे इनपुट करा लिए, तो 20 किसके, देखिए 20 कहाँ जाएगा, ए में, वेरिएबल लिए ना 2 वैल्यू स्टोर करने के लिए, और जो बी में जाएगा वो 30 जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो स्कैन ऐप में हम लेते हैं डबल कोट के अंतर्गत हमने देखिए मॉड्यूल डी लिखे। मॉड्यूल का मतलब होता है प्रतिशत डी और प्रतिशत डी। ठीक है, प्रतिशत मतलब मॉड्यूल बोलते हैं उसको। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। फॉर्मेट का मतलब ये हमने लिए किस टाइप का, इंट। और इंट टाइप जब भी कोई वैल्यू इनपुट की जाएगी, जैसे 20 और 30, तो इनको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ लेते हैं मॉड्यूल डी। तो 2 वेरिएबल लिए तो 2 को हमने मॉड्यूल डी ले लिए। ठीक है, और ये डबल कोट में हमने लिए, और कॉमा लगा के हमने 2 वेरिएबल के नाम लिखे। कैसे लिखे, M% से। अब M% क्या है, M% इनपुट को लेने के लिए होता है। मतलब देखिए चेंज तो कर दिया मॉड्यूल डी ने कि इंटीजर टाइप के दोनों, और दोनों को लेने के लिए हैज़, मतलब जो M% है, M% कॉमा लगा के दोनों में ले लिए, यानी कि इनपुट प्राप्त कर लिए। अब दोनों वैल्यू जो 20 और 30 कहाँ आ गई, ए में और बी में, दोनों को जोड़ दिए हमने, और कहाँ पहुँचा दिए, सी में। ठीक है, और सी में पहुंचा है किसके कारण, ऑपरेटर के कारण। देखिए यहाँ पे ऑपरेटर के कारण सी में पहुंच गया, और लास्ट में टर्मिनेट हो गई है कौन सी, ये लाइन। तो यहाँ पे हमने इसको टर्मिनेट भी कर दी है, इसको भी टर्मिनेट कर दिए और इसको भी टर्मिनेट कर दिए। ठीक है, अब जो वैल्यू टोटल है वो कहाँ आ गई, यानी कि 20 और 30 मिलाकर कितने हो गए, यहाँ पे 50 हो गया, और 50 कहाँ आ गया, सी में। अब प्रिंट कर लिए, प्रिंट सम ऑफ एंटर्ड नंबर। ठीक है, जो भी सम की वैल्यू है वो सी में आ गई है, तो कैसे आएगी, वो भी आएगी इंटीजर फॉर्मेट में, और न्यू लाइन में आएगी। न्यू लाइन मतलब ये देखिए /n लगा दिए। अब /n से रिलेटेड सारी चीज़ हम आगे बहुत सारी चीज़ जानने वाले हैं, तो अभी आप इतनी चीज़ जान लीजिए। मॉड्यूल डी क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और /n जो है लाइन ब्रेक करने के लिए होता है।
तो डबल कोट में हमने इतना लिखे, सम ऑफ एंटर्ड नंबर, और मॉड्यूल डी लगाना आपको जरूरी है। क्यों? क्योंकि सी में जो डाटा है वो कैसा है, इंटीजर टाइप का, और कॉमा लगा के सी को हमने यहाँ पे लिख दी और स्टेटमेंट हमारी टर्मिनेट हो गई। और गेट सी एच के लगाए हैं, जब भी हम इनपुट मतलब जो है काम खत्म हो और कोई की दबाए तो हमारा जो कर्सर है वो कहाँ चला जाए, कहाँ जो सोर्स कोड लिखे वहाँ पे, और ये भी टर्मिनेट हो गया। यानी कि आउटपुट क्या आने वाला, आउटपुट आने वाला 50। तो चलिए इसको हम बनाकर देखते हैं। तो मैंने बताया था हम पहले टर्बो सी में बनाकर देखते हैं। टर्बो सी आप इंस्टॉल करना सीख गए। देखिए इस प्रकार से स्टार्ट बटन में जाएंगे और टर्बो सी प्लस प्लस इसको हम क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की विंडो आपको डिस्प्ले होगी। और इस प्रकार की विंडो डिस्प्ले होगी, इसका मतलब है कि आप जो है यहाँ पे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस कर सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का जो है टर्बो सी का विंडो आएगा, और इसको आप फाइल मेनू में जाके न्यू कर सकते हैं। न्यू में हमारा जो है प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको जो है क्या कर लेते हैं, जो चीज़ हमारे काम की उसको बस रहने देते हैं, और यहाँ से बाकी चीज़ में हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन पूरी दे दिया है। इंक्लूड करके लेते हैं हम किसके लिए, जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करने के लिए कैसे लेते हैं वो आपको बता दिया। इंक्लूड दूसरी हेडर फाइल। अब जब हम टर्बो सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको कौन io.h भी लेना है और stdio.h भी लेना है। और यहाँ पे हमको वेरिएबल डिक्लेरेशन रहता है a, b, c, 3 वेरिएबल ले लिए, और तीनों में वेरिएबल लेने के बाद हमने टर्मिनेट कर दिए सेमीकोलन से। CLR ले लिए। CLR क्या होता है, जब भी हम रन करें तो हमारी जो कंसोल विंडो है वो क्लियर रहना चाहिए। फिर हमने एक प्रिंट एफ ले लिए। प्रिंट एफ मतलब क्या होता है, ये देखिए सेमीकोलन लगा दिए, अंदर लिखे हमने प्लीज़ एंटर, ऐसा लिख दिए प्लीज़ एंटर टू वैल्यूज़। और टू वैल्यूज़ के बाद में हमने ऐसे क्या लगाया, कॉलन लगाया, और कॉलन लगाने के बाद इसको /n भी लगा दो। /n क्यों, न्यू लाइन में आना चाहिए, और एंटर करें। और जो वैल्यू इनपुट की जाएगी वो स्कैन ऑफ होकर, स्कैन एफ मतलब होता है इनपुट होकर। और डबल कोट के अंदर हम क्या लिखते हैं, मॉड्यूल डी, और मॉड्यूल डी लिखते हैं, और फिर स्पेस देकर, या फिर वहीं पे हम जो है डायरेक्ट मॉड्यूल डी लिख सकते हैं। 2 मॉड्यूल डी क्यों लिख रहे हैं, 2 मॉड्यूल डी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जो है यहाँ पे 2 वैल्यू को एक्सेस करने वाले, किसमें, ये देखिए %a कॉमा लगा के %b, मतलब जब भी 2 वैल्यू एंटर की जाएगी तो वो रहेगी इंटीजर टाइप की दोनों, और दोनों कहाँ चली जाएगी, a और b में। उसके बाद हम जो है इसको एंटर कर देते हैं और c = a + b करते हैं। अब देखिए a और b जो है दोनों जुड़ जाएंगे, किससे, प्लस ऑपरेटर से, और सेमीकोलन लगाए टर्मिनेट हो गए, दोनों जोड़कर कहाँ चले जाएगी, सी में। और सी को हम जो है प्रिंट करा देते हैं, किससे, प्रिंट एफ की सहायता से। प्रिंट एफ जो है आउटपुट के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम टोटल इज, ठीक है। और टोटल इज के बाद हम जो है कॉलन लगा देते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं मॉड्यूल डी, और कॉमा लगा कर हम दे देते हैं सी। बस इतना लिखना पड़ता है, और गेट सी एच हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। जब हम रन करते हैं तो उसके पहले कंपाइल करना जरूरी होता है। तो कंपाइल मेनू में जाएंगे, Alt+F9 से आप कंपाइल करोगे, और रन करने के लिए Ctrl+F9। तो मैं यहाँ Alt+F9 दबाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सक्सेस आ गया है। और प्रेस एनी की का मतलब होता है कि सक्सेस हो गया, तो एंटर करें हमने, और फिर Ctrl+F9, यानी कि आपको 2 वैल्यू एंटर करना है, जैसे 20 और यहाँ हम करें हैं 40। तो जब 20 और 40 एंटर करें हैं तो आउटपुट में क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट में आ रहा है टोटल इज 60। अब यहाँ पे हमारा काम एंड हो चुका है। जैसे ही हम एंटर किया, कोई भी की प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो कहाँ चला जाएगा, सोर्स कोड में। इसका मतलब है कि गेट सी एच ने काम करा। और रन करने के बाद हमारा जो है, देखिए रन करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन बाकी चीज़ नहीं दिख रही, जो हमने लिखे हैं वही बस दिख रहा है। इसका मतलब है कि हम ये यहाँ पे जो है CLR SCR का उपयोग करे थे। देखिए 40 और 4 जो है 44 हो गया, और यहाँ हमारा CLR SCR भी काम कर रहा है, गेट सी एच भी काम कर रहा है। प्रिंट एप प्लीज एंटर 2 वैल्यूज, ये भी काम कर रहा है। स्कैन एप दोनों वैल्यू एंटर होकर कहाँ चली जा रही है, ए और बी में, दोनों जोड़कर सी में चली जा रही है, और सी को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कर दिया जा रहा है, यानी वॉइड मैन। ये सारी चीज़ आपको मैंने बता चुका हूँ प्रोग्राम में। चलिए इसको मैं जो है बंद कर देता हूँ। क्या करेंगे, इसको जो है बंद करने के लिए हम जो है इसको सेव भी कर सकते हैं और क्विट करें, Alt+X करेंगे। इसको सेव करना तो कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। और नो करने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक। अब मान लीजिए मैं दूसरी आईडी में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने दूसरी आईडी इंस्टॉल करना बताया था आपको, देव C++। ये देखिए देव C++ में गए, और यहाँ आपको जाना है फाइल मेनू में जाके न्यू फाइल बनाना है। न्यू फाइल कैसे बनाना है, सोर्स फाइल में गए, और सोर्स फाइल में जाके इसको पहले आपको फाइल मेनू में जाकर सेव एस करना है। सेव एस हमारे पास में प्रोग्राम, कहीं भी आप फोल्डर बना लीजिए। प्रोग्राम फोल्डर बनाओगे आप तो फोल्डर बना लीजिए सी प्रोग्राम के नाम से या कहीं भी, और उसी में सारे प्रोग्राम बनाकर आप सेव करेंगे। जैसे डेमो नाम से तो है हमारे, डेमो बंद कर देते हैं, और नीचे
टाइप में आप जो है सी, देखिए सी सोर्स फाइल करके यानी डॉट सी कर लीजिए, ये देखिए इस प्रकार और सेव। अब इसको कंट्रोल की सहायता से माउस की स्क्रॉल बार आगे की ओर घुमाएंगे तो स्क्रीन का साइज़ बड़ा होगा छोटा होगा। अब यहाँ हम देखिए, यहाँ भी हम जो है इंक्लूड और यहाँ लिखते हैं stdio.h, ये देखिए हेडर फाइल ले लिए। अब दूसरी हेडर फाइल यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे हम क्या लेंगे void main। इंट मैन भी ले सकते हैं, मैंने बताया रिटर्न टाइप होता है। यहाँ देखिए इंट मैन इसलिए लिए क्योंकि हमको नहीं पता है क्या रिटर्न किया जाएगा। यहाँ देखिए हमने लिए हैं इंट a, b, c और ये ले लिए। CLR SCR लेने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी क्योंकि कंसोल हमने कौन io.h नहीं लिए। यहाँ सिर्फ हम क्या लिख देते हैं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिख के हम जो है क्या लिख देते हैं प्लीज़ एंटर, क्या लिख देते हैं टू वैल्यूज़, और टू वैल्यूज़ लिखने के बाद कॉलन लगाए और उसके बाद स्लैश एन लगाया और उसके बाद सेमी कॉलन लगाया, लास्ट में जाकर सेमी कॉलन लगाया, एंटर करें। अब इन दोनों वैल्यू को हमको कहाँ ले जाना है, इन दोनों वैल्यू को हमको जो है ए और बी में ले जाना है। तो ए और बी में ले जाना है तो मॉड्यूल डी एक बार लिख दिए, मॉड्यूल डी दूसरी बार लिख दिए और कॉमा लगा के हमने दे दिए %a, कॉमा लगा के %b। अभी दोनों वैल्यू कहाँ चलेगी ए और बी में, c इक्वल a प्लस बी कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम जो है प्रिंट कर लेते हैं c को। तो c को प्रिंट कैसे कराएंगे, c को प्रिंट कराते हैं यहाँ लिख दीजिए डबल कोट के अंदर टोटल इज़, और टोटल इज़ के बाद कॉलन लगाए, मतलब थोड़ा सा यहाँ कॉलन लगाए और कॉलन लगाने के बाद मॉड्यूल डी, क्योंकि सी में इंटीजर टाइप की वैल्यू जा रही और यहाँ पे इनपुट नहीं ले रहे हम, आउटपुट ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे %, नहीं लगेगा, यानी है जो एंड का निशान है वो नहीं लगेगा, ठीक है। बस इतना करना है। अब हम यहाँ अगर वॉइड की जगह इंट लेते हैं तो यहाँ रिटर्न 0 लिखना पड़ता है, तो हमने नहीं ली हैं। अब आपको करना क्या है, एग्जीक्यूट मीनू में जाना है और कंपाइल एंड रन करना है, F11 मतलब। जैसे ही हम रन करते हैं तो देखिए हमारे पास में प्लीज़ एंटर टू वैल्यूज़, जैसे हम 30 एंटर करते हैं और यहाँ पे 20 एंटर करते हैं तो आप देखिए यहाँ टोटल इस 50 आ गया, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। तो हमने देखिए यहाँ पे इंट एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है, ये हमने समझ लिए। ये हमने देखिए आइडेंटिफायर्स यानी वेरिएबल हमने देख लिए, ठीक है, ए और बी। उसके बाद हमने ऑपरेटर भी यहाँ देख लिए, ठीक है। और इसी की दृष्टि से अगर हम यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम जो है कॉन्स्ट करके लेते हैं, कॉन्स्ट करके हम लेते हैं क्या ले लेते हैं ए, और इक्वल करके हम दे देते हैं, सॉरी ए नहीं लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम क्या CH करके ले लेते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहाँ हम 20 दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्स्ट है यानी प्री डिफाइन है। और इसको हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, चलिए प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट एफ, ये सारी चीज़ मैं हटा देता हूँ, ये देखिए ये कोई काम की नहीं, हम सिर्फ कॉन्स्ट ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम कर लेते हैं, ये देखिए प्रिंट को मैं यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे ले लेते हैं हम कांस्टेंट इज, ठीक है, कांस्टेंट इज, और यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये भी जो है क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे हम जो है इसको क्या ले लेते हैं, कॉमा लगा के CH, ठीक। और इसको हम रन करते हैं, ठीक है। ये देखिए कांस्टेंट इज 20, मतलब ये जो होता है जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसमें देखिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं और इसमें जो है कांस्टेंट का नाम होता है जो आइडेंटिफायर्स होता है, और उसके बाद जो है इसका वैल्यू दे देते हैं। तो जो वैल्यू होती है वो लिटरल्स कहलाती है। चलिए हम एक एक करके यहाँ पे बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको देखिए यहाँ इतना सारा समझाया था, तो ये प्रोग्राम में भी मैंने बता चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप जो है टर्बो C++ या देव C++ दोनों में आप इसका यूज़ करके देख सकते हैं। यदि आप और कोई IDE यूज़ करते हैं तो वहाँ भी आप इसका यूज़ करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफायर्स की अगर बात करें तो आइडेंटिफायर समझ लेते हैं। हमने एग्जांपल तो समझ लिए हैं। जैसे हम कोई व्यक्ति को नाम से बुलाते हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं, और यदि हम उसका नाम ना जाने तो क्या होगा, हम उसको बुलाने में मतलब असमर्थ रहेंगे। उसी प्रकार अगर प्रोग्राम में कोई डाटा है उसको हमको बुलाना है तो उसको एक नाम दे देते हैं, यानी कि उसको एक जिस लोकेशन में स्टोर करते हैं उसको एक नाम दे देते हैं, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो वेरिएबल हो, तो उसी को हम यहाँ पे बोलेंगे आइडेंटिफायर। जैसे कि देखिए ये डेटा टाइप तो होता है, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कुछ भी हो सकता है, परंतु यहाँ देखिए इस प्रकार से हम जो है देखिए _ABC1 इस प्रकार से ये वैलिड माना जाएगा। 1 2 3 ABC ये इनवैलिड माना जाएगा। इंट करके लिए हमने ये जो हो गया कीवर्ड का नाम हो गया, ये भी इनवैलिड माना जाएगा। और AB कॉमा इस प्रकार लिए तो ये भी इनवैलिड। मतलब वैलिड क्या होगा, या तो अल्फ़ाबेट सामने आना चाहिए या अंडरस्कोर सामने आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम देखिए वेरिएबल लेते हैं, फंक्शन लेते हैं, एरे लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं, इन सभी के लिए हम जो है आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर जो होता है यूज़र डिफाइन होता है, मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार नाम डिफाइन कर सकते हैं परंतु मीनिंगफुल होना चाहिए। और यहाँ अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर और नंबर्स, ये सारी चीज़ों के द्वारा जो है आइडेंटिफायर्स को शुरू कर सकते हैं।
दो आइडेंटिफायर्स का नाम एक जैसा नहीं होना चाहिए, और कीवर्ड्स का नाम जो है हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा देखिए रूल्स होते हैं कुछ आइडेंटिफायर्स के, मतलब फंक्शन का नाम कैसे रखना, आपको वेरिएबल का नाम कैसे रखना, एरे का नाम कैसे रखना, इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो शुरुआत कैसी होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए अल्फ़ाबेट से। जैसे कि देखिए आप लिख सकते हैं फर्स्ट नेम, तो बीच में मैंने क्या लगाया, अंडरस्कोर। तो आप देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर ही होगा पहला, यानी कि पहला आप एफ लगा सकते हैं या अंडरस्कोर लगा सकते हैं। इसके अलावा अपर केस, लोअर केस और जो अंडरस्कोर है नंबर, इनका ही उसमें यूज़ किया जाएगा, स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ किया जाता है। अनावश्यक स्पेस का यूज़ भी आप नहीं कर सकते यहाँ पे। जैसे हमने लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ लिख दिए नेम, बीच में क्या आ गया, स्पेस, तो यहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जाना। इसके बदले में आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया था। इसके अलावा कीवर्ड का यूज़ जो है आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते, ये हमको पता है। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो देखिए फर्स्ट नेम कितने कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक अंडरस्कोर हो गया, 7 8 9 10 हो गए। इस प्रकार से 31 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर्स। फिर जब हम फर्स्ट नाम यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट नाम हमने ले लिए, हम कोई नंबर यूज़ कर रहे हैं, सम यूज़ कर रहे हैं, सम ले लिए। यानी कि हम जो नाम लिखेंगे आइडेंटिफायर्स का वो मीनिंगफुल होना चाहिए, हम जो बना रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इसके अलावा आइडेंटिफायर्स का नाम नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, जैसे कि शुरू किससे होना चाहिए, सिर्फ अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। तो ये तो हो गए रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स ए बी सी हमने लिए थे, ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, आइडेंटिफायर्स होगा। इसके अलावा हम अगर इंट करके कोई फंक्शन ले लेते हैं, जैसे हमको जोड़ घटाना करना सम, ठीक है, और यहाँ ले लिए ए और बी, मतलब ये पैरामीटर ले लिए। जब भी इनपुट किया जाएगा अंदर तो सम के द्वारा इसको बुलाया जाएगा, तो जब ये तो रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, इंट, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंट टाइप लिए। परंतु अगर रिटर्न कुछ नहीं कर रहा था, हमने क्या लिए थे, वॉइड, ठीक है, मतलब जब नहीं पता रिटर्न तो वॉइड ले लिए। इसके अलावा स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड हम एक अलग से चैप्टर है इसका आगे आने वाले उसमें, तो कंप्लीट स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे। तो स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर का एक एरे होता है। कैरेक्टर का एरे का मतलब एक से टाइप के जो मतलब एक से टाइप का जो डेटा है, एक से ज़्यादा स्टोर, मतलब एक ही वेरिएबल। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल ने बहुत सारे कैरेक्टर को स्टोर करा, 10 कैरेक्टर को, तो 10 कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर टाइप के, इसलिए उसको एरे बोला जाता है। तो एरे हम विस्तार से जानेंगे। एरे का मतलब होता है सेम डेटा टाइप के एक से अधिक वैल्यू एक ही वेरिएबल में जब स्टोर कर ली जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ एरे पे यूज़ करते हैं। तो एरे का यूज़ क्यों करते हैं, तो ये देखिए स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर का एक एरे होता है, मतलब एक से अधिक कैरेक्टर को मिलाकर क्या बनेगी, स्ट्रिंग। और नल कैरेक्टर के लिए यहाँ पे /o लिखते हैं। तो ये भी हमने देखे /n देखे हैं, /o देखे हैं, तो नल कैरेक्टर के लिए /o लिखते हैं, ठीक है, इससे एंड होता है। नल कैरेक्टर ये बताता है कि स्ट्रिंग एंड हो गया है, और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट में लिखा जाता है, ये भी मैंने बता चुका हूँ पहले, ठीक है। कैरेक्टर की संख्या पर निर्भर होती है स्ट्रिंग का साइज, जैसे 3 लिए तो 3 यहाँ पे देखिए SSW, और ये /o का मतलब होता है, ये जो होता है एंड को दर्शाता है, ठीक है। उसके अलावा 3 यहाँ इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ ब्लैंक अगर लिए हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक। चलिए, और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रिंग, इस प्रकार से भी हम स्ट्रिंग ले सकते हैं। 10 लिए हैं तो हम कम भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक लिए तो हम अपनी इच्छा अनुसार स्टोर कर सकते हैं, ठीक। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे नेम लिए हमने, और किस प्रकार ले रहे हैं, केयर करके हमने नेम लिए, और नेम की संख्या कितनी होगी, 20 मिलाकर बनेंगी स्ट्रिंग। और CLR लिए हमने टर्बो C++ में बनाया ये प्रोग्राम। और एंटर योर नेम, जब हम नेम एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, हमने उसके पहले मॉड्यूल डी यूज़ करते। मॉड्यूल डी जो होता है इंट के लिए होता है, और मॉड्यूल एस जो होता है किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए होता है। तो जब भी कोई वैल्यू एंटर की जाएगी तो वो नेम में स्टोर करने से पहले बताएगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कि वो है क्या, वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर यहाँ पे चले जाए नेम में। और इनपुट लेने के लिए हमने किसका यूज़ करे हैं, हैश का, मतलब %, का यूज़ करें हैं। और जब नेम में आ गया तो नेम को हमने प्रिंट कर ली, और नेम इस स्ट्रिंग फॉर्मेट में नेम में प्रिंट हो जाए। तो क्या प्रिंट होगा, जैसे हम इनपुट करते हैं अरविंद, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अरविंद। या हम इस इनपुट करते हैं SSW, तो यहाँ पे प्रिंट होगा SSW, ठीक है। आप इसको बनाकर देख सकते हैं, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, आपके लिए टास्क है सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने एक बेस प्रोग्राम आपको बनाकर दिखा दिया, आप सारे प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। अब आगे आता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का मतलब होता है ऐसे सिंबल्स जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटर। जैसे 2 और 4 को प्लस करना तो प्लस लगाए, माइनस करना तो माइनस लगा देंगे। तो इनके ऑपरेटर के प्रकार को अलग अलग बांटा गया, जैसे यूनरी ऑपरेटर होते हैं और बाइनरी। यूनरी मतलब सिंगल ऑपरेंड के साथ जो काम करते हैं, सिंगल ऑपरेंड मतलब ए के साथ, बी के साथ, सिंगल के साथ काम करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। और जो डबल के साथ काम करते हैं उन्हें बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो चलिए देख लेते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है, जैसे देखिए
स्टार यूज़ कर लिए हैं, प्लस प्लस यूज़ कर दिए हैं, माइनस माइनस यूज़ कर लिए हैं, तो इनको यूनरी बोलते हैं। और बाइनरी मतलब डबल, तो उनको हम आगे देखेंगे। अर्थ मतलब जो सारे ऑपरेटर है, तो इनमें बाइनरी ऑपरेटर में कुछ प्रकार होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। ये सभी होते हैं कहाँ पे, ऑपरेटर के अंतर्गत। चलिए यहाँ देखिए, हमने देखे हैं यहाँ पे प्लस यूज़ करें, आप यहाँ पे माइनस यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे इंटू यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्लैश यानी कि डिवाइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या है, ये ऑपरेटर की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे देखिए जो इक्वल लगा है, इक्वल भी एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट जो होता है कॉन्स्ट कीवर्ड से यूज़ किया जाता है और एक डिफाइन से भी यूज़ किया जाता है। कॉन्स्ट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती रन टाइम पे, यानी कि हम जो एक बार डिक्लेयर कर देते हैं वो चेंज नहीं होती, और इसके अंदर जो हम देते हैं वो लिटरल्स कहलाते हैं। लिटरल्स मतलब जो वैल्यू दे देते हैं, जैसे 20 दे दिए या फिर कोई SSW दे दिए, ठीक है, स्ट्रिंग के रूप में। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ डिफाइन इस प्रकार से कहाँ किया जाएगा, हेडर फाइल के साथ में किया जाएगा, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो जो कांस्टेंट है उसके कुछ प्रकार होते हैं। तो इंटीजर टाइप के होते हैं, जैसे नंबर वैल्यू स्टोर करना है, फ्लोटिंग मतलब दशमलव के साथ यूज़ करना है, ऑक्टल कांस्टेंट यानी कि देखिए जो 0 से लेकर 8 वाली जो वैल्यू होती है ऑक्टल होती है, हेक्साडेसिमल मतलब 0 से लेकर 16 तक होती है, 16 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर कांस्टेंट ABC या फिर स्ट्रिंग जो यूज़ करना है, स्ट्रिंग में मल्टीपल हो जाते हैं कैरेक्टर के ग्रुप। ठीक, इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने अभी नहीं लिए, यहाँ पे लिए हैं, देखिए कॉन्स्ट फ्लोट लिए, और फ्लोट करके क्या ले लिए हमने, पी आई मतलब जो होता है पाई, ठीक है, और पाई की जो वैल्यू होती है ये ले ली हमने, और पाई की वैल्यू को प्रिंट भी करा दी। यानी कि पाई की वैल्यू चेंज होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये किसके रूप में ली गई है, कॉन्स्ट के रूप में ली गई। कॉन्स्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, परंतु वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाती है। उसके बाद है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर वो है होते हैं जो प्रोग्राम में मतलब बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट यूज़ होता है किसके लिए, एरे के एलिमेंट को लिखने के लिए, यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए ब्रैकेट यूज़ होता है, सिंगल डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल के लिए। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस जो होता है प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप में यूज़ होता है। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंतर्गत फंक्शन में भी यूज़ होता है। करली ब्रैकेट यूज़ होता है फंक्शन को शुरू करने और फंक्शन को बंद करने के लिए यूज़ होता है। कॉमा यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं मल्टीपल, वहाँ पर सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ होता है। फिर सेमीकोलन यूज़ होता है स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जब भी कोई चीज़ असाइन की जाती है वेरिएबल की वैल्यू, तो असाइनमेंट ऑपरेटर। और प्री प्रोसेसर जो होता है, प्री प्रोसेसर हमने देखे, ये देखिए प्री प्रोसेसर इंक्लूड लिखते कि अपन, तो पहले ही प्रोसेस करने के लिए, मतलब जब भी कोई चीज़ लिखी जाएगी वो प्री प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्री प्रोसेसर साइन का यूज़ किया जाता है हैज़ के निशान के रूप में। आप यहाँ भी देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, कॉमा, हैज़ या प्री प्रोसेसर, एस्टिस, उसका टिलाइट, देखिए यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, मेमोरी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और पीरियड यूज़ होता है डॉट। ठीक, तो ये सारी चीज़ हमको स्पेशल सिंबल के रूप में देखने को मिलेगी। तो ये तो हुए हमारे क्या, हाँ, ये हमने पढ़े हैं पूरा कंप्लीट रूप से टोकन। तो टोकन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको अगोई कोई दिक्कत है और यदि हम तुरंत उसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारे सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यदि हम उसको वहीं डाल दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सीखना नहीं चाहते हैं। तो आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आता तो आप लाइक जरूर करें, और दूसरों तक शेयर करना जरूरी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।